सनमार्ग लाइव में आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव प्रचार के तरीके और मीडिया, एक अलग प्रश्न खड़ा हो रहा है समाज के तरफ से, राजनेताओं के तरफ से। हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे। आज हम इनसे बात करेंगे मीडिया की स्थिति पर। ओंकारेश्वर पांडे जी, आपका सनमार्ग लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी लोकसभा चुनाव लेकर के जो स्थितियां देश में बनी हुई हैं, खास करके मीडिया को लेकर के, कि पत्रकार प्रश्न नहीं कर रहे हैं, पैरवीकार हो गए हैं, ये कितने सहमत हैं आप? देखिए, ये स्थिति किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हो सकती है कि अगर पत्रकार पैरवीकार बन जाए या पक्षकार बन जाए, किसी एक पक्ष को लेकर खड़ा हो जाए और सवाल न पूछे, जो कि उसका मूल कार्य है, मूल धर्म है, मूल दायित्व है। पत्रकार का मूल दायित्व है सवाल पूछना, और सवाल सत्ताधारी पार्टी से पहले पूछना और विपक्ष से भी पूछना, सबके साथ सवाल पूछना। ये सबसे पहला कार्य और जिम्मेवारी एक पत्रकार की बनती है। अगर वो अपनी इस जिम्मेवारी को नहीं निभाएगा तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो लोकतंत्र को भुगतना पड़ेगा। आज ये ज़रूर ऐसा माहौल बनता जा रहा है, खासतौर से जब से सोशल मीडिया का अवतरण हुआ है, तो सोशल मीडिया पे आम आदमी अब सवाल पूछने लगा है। और वहाँ तक स्थितियाँ ठीक थी जब आम आदमी ईमानदारी से सवाल करता था, बिना डरे, बिना सोचे, बिना किसी संकोच के वो बड़े से बड़े नेता से भी सवाल करता था और पत्रकार से भी, मीडिया से भी सवाल करता था और लोगों से भी सवाल करता था। उसमें समस्या तब आई जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब कुछ राजनीतिक दलों ने उसमें डिजिटल आर्मी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसमें अपने पक्ष के लोगों को डाल के अपने पक्ष की बातें सोशल मीडिया में कहवाना और वो ट्रोल कराना और लोगों को जो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं उनका समर्थन करना, जो दूसरे पक्ष के सवाल उठाते हैं उनको सोशल मीडिया में उनका विरोध करना या उन्हें प्रताड़ित करना किसी तरह से। इससे माहौल थोड़ा ज़रूर ख़राब हुआ है। हालांकि मैं देखता हूं कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इस तरह के जितने भी बड़े साइट्स हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे पेजेस को हटाया जाए, ऐसे चीज़ों को हटाया जाए, लेकिन आज भी ये एक समस्या और चुनौती एक तरह से बनी हुई है जो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सजग रहना है। आपके पास कोई भी मैटर आता है, आप सीधे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये मैटर किसने भेजा, किस मकसद से भेजा, उसमें किस तरह के टोन है, कोई धार्मिक भावना को भड़का रहा है, कोई राष्ट्रवाद या राष्ट्रद्रोह की बात कर रहा है, कोई इस पक्ष की बात कर रहा है, कोई उस पक्ष की बात कर रहा है। तो मेरा मानना है कि हर सजग नागरिक को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी मैसेज को, किसी भी फोटोग्राफ को और किसी भी वीडियो को सिर्फ इसलिए कि वो आपके व्हाट्सएप पे या आपके फेसबुक पे आया है, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। उसमें बहुत सारे फेक न्यूज़ होते हैं। मैंने गूगल से फेक न्यूज़ की ट्रेनिंग ली थी और हमने पाया कि ये बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण लोग हैं, कभी कभी उनके अकाउंट से भी फेक न्यूज़ जो है वो प्रसारित हो जाता है। लोकतंत्र के लिए असली खतरा वह है कि हम लोगों के माइंड को पॉल्यूट करते हैं, उनको हम किसी तरह प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और उसको प्रभावित करके हम चुनाव जीतना चाहते हैं या अपने आप को आगे करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण इस सोशल मीडिया पर हो? नहीं, मैं कतई ये नहीं चाहता कि सरकारी नियंत्रण हो, लेकिन कोई ऐसा नियंत्रण, एक तो स्वनियंत्रण सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। नैतिकता की बात होगी ना, नैतिकता की भी बात होगी। और अगर कोई नियंत्रण है तो उस तरह का नियंत्रण देखा जाना चाहिए। कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हो जो इस तरह के फेक न्यूज को रोके, कम से कम उसको देखे, उसको कम करे। और सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है लोकतंत्र में, आवाज को दबाना और कुचलना या उसको नियंत्रित करना, वो बहुत खतरनाक है। उसको स्वनियंत्रित करना ज्यादा सही है। इसीलिए आज भी मीडिया में किसी भी प्रकार का रेगुलेशन जो है वो नहीं माना जाता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप देखिएगा कि खबरें प्रसारित करने के लिए अगर आप एक मैगजीन छापते हैं, एक अखबार छापते हैं, तो आपको आरएनआई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आपको तमाम तरह के सिक्योरिटी के भी वो देने पड़ते हैं, सुरक्षा की भी आपकी जांच होती है। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी किसी भी प्रकार की खबर डाल दे, डिजिटल मीडिया पे, वेबसाइट पे किसी भी प्रकार की कोई खबर डाल दे, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज आप एक एफएम चैनल लेने जाइए जिसका रेंज मुश्किल से 60-70 किलोमीटर होता है, उसके लिए आपको तमाम वैधानिक
संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, आपको वो इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन आप वेब पे कोई चीज डालते हैं जो वो पूरे ग्लोब में पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं से नियंत्रण की बातें तो आ ही रही है ना, उनको तो नियंत्रण उनके लिए कोई न कोई इस प्रकार का एक नियम कानून बनाना पड़ेगा कि खासतौर से न्यूज में जब उतरे तो उसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से लेकिन उसको क्या चीज ये की सच जाए। नहीं है कि पहले की मीडिया जैसी की सूचना है या है भी कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 30-35 वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, पहले की मीडिया और अब की मीडिया में फर्क आ गया है, लोगों के विश्वास में मीडिया के प्रति थोड़ी गिरावट आई है, इसका कारण क्या है? देखिए, जब जब मीडिया के अंदर कोई न कोई एक रुझान और झुकाव पैदा होगा, चाहे वो किसी भी तरफ हो, चाहे वो सत्ता के प्रति हो या विरोध के प्रति हो, समाज में उसके प्रति एक अविश्वास की भावना आती है। आज हम देखते हैं, अभी हाल ही में कुछ बड़े गांधीवादी व्यक्ति हैं, रामचंद्र राही जी, गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि आज 80% मीडिया वो सत्ता की तरफ झुका हुआ नजर आता है, सिर्फ 20% मीडिया सच्चाई को सामने रख रहा है। इसके लिए कारण क्या है? इसके लिए वो कौन से दबाव हैं जो मीडिया पर काम कर रहे हैं? चाहे विज्ञापन का दबाव हो, मालिकों के ऊपर दबाव हो, किसी भी प्रकार के और नियंत्रण हो, इसको देखने की जरूरत है। और आज जो 80% एक तरफ है, कल वो 80% दूसरी तरफ हो जाएगा। सही बात है, इसलिए लोकतंत्र के लिए घातक है। तो हमें लगता है कि किसी भी तरह का जो दबाव है वो मीडिया के ऊपर तो होना, ये 20% और ये 80% जो भी दबाव है तो सरकारी दबाव होगा। तो इस बात को जनता कैसे समझे, ये बताने का काम मीडिया का ही होता है। ऐसे भी लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, माने या ना माने, चौथा पिलर प्रेस को ही माना जाता है, बिल्कुल, जिसको चौकीदार कहा जाता है। बिल्कुल। तब चौकीदार के हर कार्रवाई पर उंगलियां उठ रही हैं। बिल्कुल उठ रही हैं, बिल्कुल उठ रही हैं। और इसमें ये एक चुनौती हो गई है कि उसमें सच और झूठ का कैसे पता लगाया जाए। जहां 80 और 20 का रेशियो हो जाए कि 80% एक स्वर में बात कर रहा हो और 20% दूसरे स्वर में, तो अल्पसंख्यक वैसे ही लगता है कि अरे ये तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोग तो ऐसे कह रहे मीडिया हैं। का भी सरकारीकरण हो रहा है। मान लीजिए आज एनडीए की सरकार है, कल यूपीए की सरकारीकरण इसको नहीं कह सकते, सरकारीकरण तो ये नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक तरह का दबाव है। वो आर्थिक दबाव, बाजार का दबाव, सरकार का दबाव, हर प्रकार के दबाव से आज जो है मीडिया, देखिए मीडिया को चौथा खंभा माना गया है। 3 खंभे जो हैं, चाहे वो लोकतंत्र के 3 खंभे, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों जनता के पैसे से चल रहे हैं। सब में जनता का टैक्स लगा के, और वो उनकी तीनों हेडलाइट जलाते हैं और रेड लाइट जला के चलते हैं। आजकल भले रेड लाइट कम हो गया है, लेकिन वो तीनों जो खंबे हैं, ये एक चौथा खंभा ही है जिसके लिए सरकार को चाहिए कि वो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करे, बाजार के भरोसे न छोड़े। और अगर बाजार के भरोसे छूटा तो उसमें तमाम तरह की विकृतियां आनी स्वाभाविक हो जाएंगी। तो एक अहम बात और है, ये जुबान फिसलने की कहें या जानबूझ करके ऐसा करने का कहें, कोई भी पार्टी हो, चाहे एनडीए समर्थित हो या यूपीए, इनकी जुबान फिसल जाती है। और अब तो आस्था को ये लोग टारगेट बना रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये हम किस ओर मुड़ रहे हैं आपकी? ये एक बहुत ही, या तो योगी जी ने जो बयान दिया, या आजम खान ने जो बयान दिया, या मायावती जी ने जो बयान दिया, ये सब बयान से मतलब क्या समाज को कौन सी दिशा मिल रही है, या क्या कहना चाहते हैं लोग? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तीनों के या और नेताओं के भी बयानों को सुनते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है। और आज के जब आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, जब आप टेलीविजन पे कुछ बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ भारत की सीमाओं में नहीं रहता, वो विश्व के तमाम देशों तक पहुंचता है। वहां आपके देश की क्या छवि बनती है, आपके समाज की क्या छवि बनती है, और समाज पे उसका असर क्या होता है, ये सत्ता में या विपक्ष में बैठे ये जो समाज के बड़े बड़े नेता हैं, इनको ध्यान देने की जरूरत है कि आप समाज को क्या रास्ता दिखाएंगे, कौन सी दिशा देंगे, जब आपको अपनी जुबान पे नियंत्रण नहीं है और गंदी से गंदी भाषा का आप इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मुझे लगता है कि इसकी निंदा की जानी चाहिए।
और मैंने एक दौर ऐसा भी देखा है जब जनता ने तय किया कि वो अपराधी किस्म के लोगों को वोट देके नहीं जिताएगी और बहुत सारे अपराधी किस्म के लोगों को हरा दिया। 1985 में बिहार का उदाहरण ये जनता के हाथ में ही है कि एक बार ये निर्णय कर ले कि इस तरह की बातें करने वाले को हम कतई समर्थन नहीं देंगे, वो अपने आप संसद से बाहर चले जाएंगे। यही एकमात्र रास्ता है लोकतंत्र में, और कोई रास्ता नहीं है। चुनाव आयोग बहुत मुश्किल से 48 घंटे और 72 घंटे के लिए बैन लगा सकता है। इस बैन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहां तो कई तरह की लोग बातें करते हैं और कुछ भी बातें कर सकते हैं। तो इसका जो लार्जर इंप्लीकेशन होता है, धर्म को लेकर जो बातें होती हैं, मुझे लगता है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इसको ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से राजनीति से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, ताकि साफ सुथरे लोग आएं और उसका समाज पे पॉजिटिव असर पड़े। एक और सवाल उठ रहा है, किसी भी देश की सेना, उसकी ताकत होती है, मजबूती होता है। जैसे व्यक्ति एक हथियार रखता है, वो ताकत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन चुनाव में सेना का उपयोग विपक्ष कह रहा है उचित नहीं है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो हमारे ताकत है। मैं तो ये बात कहूँगा, तो इस पर मीडिया के नज़र से क्या होना चाहिए या कितना जेन्युइन? देखिए, दोनों तरफ से इसमें गलतियां हो रही हैं। अगर आप खुल के पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, बालाकोट के हमले के नाम पर वोट मांगते हैं, ये कतई उचित नहीं है। इसको कहीं से भी, किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पैमाने से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उसी तरह विपक्ष का एक ऐसे मौके पे जो सेना के प्रति अविश्वास पैदा करता हो, ऐसे सवालों को संसद के दायरे में उठाया जाता है। ऐसे सवालों को जो खास मीटिंगें होती हैं संसदीय समिति की रक्षा संबंधी, वहां पे उठाए जाते हैं। पब्लिकली ऐसे सवाल खड़े करना और पब्लिकली उनका इस्तेमाल करना दोनों गलत है। मैं मानता हूं कि इससे सेना के मनोबल पे असर नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय सेना इतनी मजबूत है, इतनी धर्मनिरपेक्ष है, इतनी राष्ट्र के प्रति समर्पित है कि उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा भी नहीं। लेकिन इस तरह के प्रयास बंद होने चाहिए, दोनों तरफ से बंद होने चाहिए। पांडे जी, आपका एक आलेख हमने पढ़ा था, सबका साथ सबका विकास, एकला चलते मोदी। ये लगभग 4 साल 3 साल पहले मैंने पढ़ा था। तो उसमें क्या सच्चाई क्या है? और उसमें पढ़ने के बाद लगा था आप बहुत डूब करके लिखे हैं। तो ये जिस समय मैंने लिखा था उस समय एनडीए की नई नई सरकार बनी थी। आज उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन प्रासंगिकता दूसरे संदर्भ में है। आज किसी भी राजनीतिक दल को देख लीजिए, जैसे ही वो पार्टी का अध्यक्ष होता है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद की पर बैठता है, वो एक तरह से अपनी मनमानी करने लग जाता है। बातें हर व्यक्ति कहता है कि हम तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, सबके साथ मिलके काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर 2-3 लोग ही निर्णय करने लग जाते हैं और बाकी कहीं ना कहीं हाशिए पर चले जाते हैं। ये सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं है, ये एक राजनीतिक संस्कृति बन गई है। इस संस्कृति को सोचना चाहिए कि क्या किसी बड़ी पार्टी में सिर्फ 2 ही 4 लोग मिलकर निर्णय करें, या उसको किस तरह से लोकतंत्र, जो आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो आप देखेंगे तो सवाल सिर्फ एनडीए का नहीं है, यूपीए में भी, दूसरी पार्टियों में भी आप आंतरिक लोकतंत्र बहुत कम पाएंगे। ये एक चिंता का विषय है और होना चाहिए अच्छा, लोकतंत्र तो अब में। तो चुनाव आ गया है, मतदान भी कई प्रदेश में हो गए हैं, देश के कई राज्यों में आप घूमते रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? बहुमत किस ओर जा रही है? ये कहना बहुत मुश्किल काम है और ये कहना भी नहीं चाहिए। अगर आपको दिखाई भी दे तो आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी को प्रभावित करेंगे, पक्ष या विपक्ष को। तो एक मीडिया के, सजग मीडिया के सदस्य होने के नाते मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है या विपक्ष में। ये जरूर दिखाई दे रहा है कि हर जगह कांटे की टक्कर है, हर जगह कोई कमजोर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और इस लड़ाई में ये दिक्कत है कि बिलो द बेल्ट अटैक ना किए जाएं। एक सीमा पर, सीमा तक आप रहें, मर्यादा की सीमाओं में रहें, मुद्दों की बात करें, समस्याओं की बात करें। आपकी लड़ाई में, सत्ता की लड़ाई में मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे गौण हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। लोभ लालच का भी प्रकरण चल पड़ा है। शुरुआत एक तरफ से हुई, फिर दूसरी तरफ से हुई। हमें यह देखना चाहिए कि लार्जर इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में क्या है और किस तरह से इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता के सामने हम कौन से मुद्दे लेके जाएं और कौन से मुद्दे हमने वादे किए थे जो हमने नहीं निभाए, उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए।
भारतीय जनता मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, जैसा आपने कहा 30-35 साल से इस क्षेत्र में अगर हूं, तो मैंने लगातार ये महसूस किया है कि देश की जनता बहुत तेजी से राजनीतिक तौर पर मैच्योर होती जा रही है, परिपक्व होती जा रही है। एक आम आदमी से पूछिए जाके, एक बहुत छोटे व्यक्ति से पूछिए जाके, वह भी बता देगा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। थोड़ी देर के लिए आप उसको बरगला सकते हैं, लेकिन आम आदमी को आप धोखा नहीं दे सकते। तो वो सजग हो गया है, और यही सजगता हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है और सबसे बड़ा हमारा जो है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। लोकतंत्र में हम पॉजिटिव हैं और हम सजग हो चुके हैं पहले के बनिस्बत आज, इसलिए जनता सब समझती है। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। ओंकारेश्वर पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सनमार्ग लाइव की ओर से भी शुक्रिया आपको। फिर मिलते हैं, नमस्कार।